नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज की गहराई में उतर रहे हैं जो शायद हम सबके बाथरूम सिंक पर रखी है, लेकिन जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं, टूथब्रश। बिल्कुल। ये रोजमर्रा की चीज लगती तो बड़ी साधारण है, पर इसकी कहानी आप मानिए हजारों साल पुरानी है। हजारों साल। सच में। हाँ हाँ। और आज के दौर तक आते आते इसमें गजब के बदलाव आए। तो आज हम इसी सफर को देखेंगे, मतलब कहाँ से शुरू हुआ, कैसे बदला, आजकल कितने तरह के ब्रश आते हैं। और सबसे जरूरी, हमारे दांतों के लिए क्या बेहतर है, ये भी तो जानना है। बिल्कुल बिल्कुल, उस पर भी बात करेंगे। और इस खोजबीन के लिए हमारे पास क्या है, मतलब जानकारी कहाँ से ली है? हाँ, तो इसके लिए हमने काफी कुछ देखा है। कुछ हेल्थ कंपनियों के लेख हैं, विकिपीडिया पर भी काफी डिटेल है, और दांतों की देखभाल से जुड़ी कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स भी हैं। अच्छा। तो मकसद बस ये है कि इस आम सी दिखने वाली वस्तु से जुड़े कुछ मजेदार और जरूरी पहलू सामने रखें, सिर्फ इतिहास ही नहीं। हाँ, कहानी तो सुननी है, पर यह भी समझना है कि आज कौन सा ब्रश चुनना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना है, प्रैक्टिकल बातें भी। बिल्कुल, वही करेंगे। तो फिर शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। आपने कहा हजारों साल पुरानी बात है, तो ये दांत साफ करने का रिवाज कोई नया नहीं है? नया तो बिल्कुल नहीं। करीब करीब 5000 साल से लोग किसी न किसी तरह मुंह की सफाई करते आ रहे हैं। 5000 साल? हाँ, सबसे पुराने तरीकों में थी चबाने वाली छड़ें, मतलब चू स्टिक्स। चू स्टिक्स, ये क्या होती थी? ये असल में पेड़ की टहनियां होती थी। मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन, इन पुरानी सभ्यताओं में लोग क्या करते थे कि टहनी का एक सिरा चबा लेते थे। अच्छा। उससे रेशेदार सा बना लेते थे और फिर उसी से दांत रगड़ते थे। सबूत मिलते हैं इसके 3500 ईसा पूर्व तक के। दिलचस्प। यानी आज के ब्रश का आइडिया शायद कहीं ना कहीं यहीं से जुड़ा है। वैसे भारत में भी तो दातून का सिस्टम था ना? हाँ बिल्कुल, भारत में नीम जैसी लकड़ियों की दातुन का इस्तेमाल तो सदियों पुराना है, और सच कहूं तो आज भी कहीं कहीं चलता है। हाँ, मैंने देखा है। और इसी तरह इस्लामी दुनिया में देखें तो 7वीं सदी से मिसवाक का इस्तेमाल होता है। उसका तो धार्मिक महत्व भी है, नमाज से पहले इस्तेमाल करने का रिवाज है। अच्छा, तो ये सब प्राकृतिक तरीके थे, मतलब टहनियाँ, लकड़ियाँ। हाँ, कहीं कहीं पक्षियों के पंख, जानवरों की हड्डियां, यहाँ तक कि साही के कांटे भी इस्तेमाल होने के जिक्र मिलते हैं। बाप रे, साई के कांटे! हाँ, मतलब अलग अलग जगह अलग अलग तरीके थे। लेकिन ये तो टहनियाँ या कांटे थे। जो ब्रिस्टल वाला ब्रश हम आज इस्तेमाल करते हैं, वो कैसे बना, जिसमें वो रेशे होते हैं? हाँ, वो एक बड़ा कदम था। माना जाता है कि पहला ब्रिस्टल वाला ब्रश चीन में बना, तांग राजवंश के टाइम पे, मतलब 619 से 907 ईस्वी के बीच। अच्छा, चीन में? हाँ, कैसे बनता था वो? उसमें शायद साइबेरिया या उत्तरी चीन के सुअरों के सख्त बालों का इस्तेमाल होता था। सुअर के बाल? हाँ, उन ब्रिसल्स को बांस या हड्डी के हैंडल पर फिट किया जाता था। सुअर के बाल उस समय शायद आसानी से मिल जाते थे और थोड़े सख्त भी होते थे, तो सफाई के लिए ठीक समझे गए होंगे। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है आज के हिसाब से, पर हाँ, उस जमाने के लिए तो ये बड़ी बात रही होगी। यकीनन बहुत बड़ा इनोवेशन था ये। फिर यही तकनीक जापान पहुंची। कहते हैं 1223 में एक जापानी ज़ेन मास्टर थे, डोगेन किजिन। उन्होंने चीन में भिक्षुओं को घोड़े के बाल लगे ब्रश से दांत साफ करते देखा था। घोड़े के बाल? मतलब सुअर के अलावा घोड़े के बाल भी? हाँ, शायद अलग अलग तरह के बनते होंगे। और फिर यात्रियों के जरिए ये ब्रिसल वाला ब्रश चीन से यूरोप भी पहुंचा। हालांकि यूरोप में से अपनाने में काफी समय लगा, शायद 17वीं शताब्दी के आसपास। क्यों, उन्हें पसंद नहीं आया? कहते हैं कि यूरोप वालों को सुअर के बाल शायद ज्यादा सख्त लगते थे, तो उन्होंने घोड़े के बालों वाले, जो थोड़े नरम होते थे, वो ब्रश ज्यादा पसंद किए। अच्छा। और एक और मजेदार बात जुड़ी है इससे। कुछ लोग 26 जून को टूथब्रश डे मनाते हैं। टूथब्रश डे, ये क्यों? कहा जाता है कि 1498 में इसी दिन चीन के मिंग वंश के शासक थे, होंगजी। उन्होंने सुअर के बालों और हड्डी या बांस के हैंडल वाला, मतलब आज के ब्रश जैसा दिखने वाला पहला ब्रश बनवाया था। तो उसी की याद में। वाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो चीन का बड़ा रोल रहा है इसमें। लेकिन इसे हर घर तक पहुंचाने का काम किसने किया? मैंने सुना है कोई अंग्रेज था जिसने जेल में इसका आइडिया सोचा था। हाँ हाँ, वो कहानी बड़ी मजेदार है। विलियम एडिस की 1770 के दशक की बात है, इंग्लैंड में। उन्हें किसी दंगे वंगे के चक्कर में जेल हो गई थी। अच्छा। तो जेल में उन्होंने देखा कि कैदी कैसे दांत साफ कर रहे हैं। कोई कपड़े पर राख या नमक लगा के घिस रहा है। उन्हें ये तरीका मतलब ठीक नहीं लगा, हाइजीनिक नहीं लगा। तो उन्होंने जेल में ही कुछ? हाँ, जुगाड़ किया बिल्कुल। कहते हैं रात के खाने में जो हड्डी बची थी वो ली, उसमें छोटे छोटे छेद किए। हड्डी में छेद? हाँ, और फिर गार्ड से कहीं से जानवरों के बाल, मतलब ब्रिसल्स, जुगाड़े
और उन बालों को छेदों में फंसाकर गोंद से चिपका दिया। एक तरह से अपना पर्सनल टूथब्रश बना लिया जेल में ही। कमाल है। मतलब जरूरत पड़ने पर इंसान क्या नहीं कर लेता। बिल्कुल, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, जैसा कहते हैं। सही बात है। तो जब वो जेल से छूटे 1780 में, उन्होंने इसी डिजाइन पर बड़े पैमाने पर टूथब्रश बनाने का काम शुरू कर दिया, अपनी कंपनी खोल ली। और वो कंपनी आज भी है? हाँ, विजडम टूथब्रश नाम से आज भी यूके में मौजूद है। तो एडिस ने इसे एक तरह से इंडस्ट्री बना दिया। फिर 19वीं सदी आते आते ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इन सब जगह बड़े पैमाने पर ब्रश बनने लगे थे। उस समय भी जानवरों के बाल ही लगते थे? हाँ, ज्यादातर सस्ते ब्रश में सुअर के बाल लगते थे, और जो महंगे वाले होते थे उनमें कभी-कभी बैजर के बाल भी इस्तेमाल होते थे। लेकिन जानवरों के बालों वाले ब्रश में कुछ दिक्कतें तो आती होंगी, जैसे आपने कहा हाइजीन का इशू, या वो टिकते भी थे? हाँ, दिक्कतें थी। एक तो बैक्टीरिया पनपने का डर रहता था उनमें, दूसरे वो गीले होने पर जल्दी सूखते नहीं थे, और ब्रिसल टूटकर गिर भी सकते थे, मुंह में आ सकते थे। हाँ, ये तो प्रॉब्लम है। तो असली बदलाव आया 1938 में। एक बहुत बड़ी खोज हुई। ड्यूपॉन्ट कंपनी ने नायलॉन बनाया। नायलॉन, हाँ, ये तो सुना है। ये एक सिंथेटिक फाइबर था, और इसने टूथब्रश की दुनिया बदल दी। कैसे? मतलब नायलॉन में क्या खास बात थी? कई बातें थीं। नायलॉन के ब्रिसल जानवरों के बालों से ज्यादा साफ रहते थे, बैक्टीरिया नहीं पनपते थे उनमें आसानी से, वो ज्यादा मजबूत थे, जल्दी टूटते नहीं थे, पानी डालने पर जल्दी सूख जाते थे। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, उनकी सख्ती को कंट्रोल किया जा सकता था। मतलब आप नरम ब्रिसल चाहें तो नरम बना लें, सख्त चाहें तो सख्त। ये बहुत बड़ा फायदा था। तो पहला नायलॉन ब्रश कब आया? 24 फरवरी 1938 को पहला नायलॉन टूथब्रश बिका। उसका नाम था डॉक्टर वेस्ट्स मिरेकल टफ्ट। मिरेकल टफ्ट, नाम तो बड़ा भारी रखा था। हाँ, और इसी दौर में, मतलब 1900 में, हैंडल भी बदलने लगे। हड्डी, लकड़ी या हाथी दांत की जगह नए किस्म के प्लास्टिक यूज होने लगे। पहले सेल्यूलॉइड आया, फिर बाद में थर्मोप्लास्टिक। इससे क्या फर्क पड़ा? ब्रश हल्के हो गए, बनाने में सस्ते हो गए, और बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करना आसान हो गया। तो आम लोगों की पहुंच में आने लगे। और ये आम लोगों तक पहुंचा कैसे? मतलब अमेरिका में ये कब पॉपुलर हुआ? क्या द्वितीय विश्व युद्ध का इसमें कोई रोल था? हाँ, ऐसा कहा जाता है। अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे सैनिकों के लिए दांतों की सफाई को बहुत जरूरी बना दिया गया था। मिलिट्री ड्रिल का हिस्सा था ये। तो बहुत सारे सैनिकों ने पहली बार नियमित रूप से ब्रश करना शुरू किया। अच्छा, तो वहां से आदत पड़ी। हाँ, और जब वो युद्ध के बाद घर लौटे तो ये आदत साथ लाए। इससे टूथब्रश का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया। फिर तो डिजाइन में भी नए नए प्रयोग होने लगे। जैसे 1977 में जॉनसन एंड जॉनसन का रीच टूथब्रश आया। उसका सिर थोड़ा टेढ़ा था, ताकि पीछे के दांतों तक आसानी से पहुंच सके। फिर 1978 में डॉक्टर जॉर्ज कोलिस ने कोलिस कर्व ब्रश बनाया, जिसके ब्रिसल्स ही घुमावदार थे। तो मतलब डिजाइन बेहतर से बेहतर होता गया। बिल्कुल, सफाई को और असरदार बनाने की कोशिश चलती रही। ये तो हुई मैनुअल ब्रश की कहानी। लेकिन फिर इलेक्ट्रिक टूथब्रश भी आ गए। उनका क्या इतिहास है? वो कब आए? इलेक्ट्रिक टूथब्रश का आइडिया भी वैसे पुराना है। 1930 के दशक का एक पेटेंट मिलता है मोटोडेंट नाम से। पर जो पहला कामयाब इलेक्ट्रिक ब्रश माना जाता है वो था ब्रुक्सोडेंट। ब्रुक्सोडेंट? हाँ, इसे 1954 में स्विट्जरलैंड में डॉक्टर फिलिप गायवूग ने बनाया था। अच्छा, इसे क्यों बनाया गया था? क्या ये सबके लिए था शुरू में? नहीं, शुरुआत में इसे खासतौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया था जिनके लिए हाथ से ब्रश करना मुश्किल था। जैसे मान लीजिए किसी की मांसपेशियों में कमजोरी हो, या हाथों में गठिया हो, या फिर जिनके दांतों में ब्रेसेस लगे होते थे, उनके लिए भी ये फायदेमंद था। तो मतलब मेडिकल जरूरत के लिए बना था पहले? हाँ, शुरू में वैसा ही था। फिर 1960 में स्क्विब नाम की कंपनी इसे अमेरिका ले आई और आम लोगों के लिए भी बेचना शुरू किया। तो शुरुआती इलेक्ट्रिक ब्रश आज के जैसे तो नहीं रहे होंगे? क्या दिक्कतें थी उनमें? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो ब्रुक्सोडेंट था वो तो सीधे दीवार के बिजली वाले सॉकेट से चलता था, तार लगा होता था उसमें। बाथरूम में बिजली का प्लग, ये तो थोड़ा रिस्की लगता है। हाँ, सेफ्टी एक चिंता थी। फिर 1960 के दशक में जनरल इलेक्ट्रिक जीई ने कॉर्डलेस मॉडल निकाला। उसमें रिचार्जेबल बैटरी थी। अच्छा, वो बेहतर रहा होगा। हाँ, तार का झंझट खत्म हुआ, पर वो ब्रश काफी भारी था और उसमें नाइकैड बैटरी लगती थी, निकल कैडमियम। उसकी अपनी दिक्कतें थी। क्या दिक्कतें? एक तो मेमोरी इफेक्ट होता था उसमें। मतलब बैटरी पूरी तरह डिस्चार्ज होने से पहले चार्ज करो तो उसकी कैपेसिटी कम हो जाती थी, लाइफ भी कम थी, और बैटरी बदली नहीं जा सकती थी, ब्रश के अंदर सील होती थी। ओह, तो मतलब बैटरी खराब तो ब्रश खराब। हाँ, कुछ वैसा ही। और बाथरूम में लाइन वोल्टेज वाले उपकरणों को लेकर सुरक्षा चिंताएं तो बनी ही रहीं।
1990 के दशक तक तो इनका सर्टिफिकेशन भी बंद हो गया था। तो आज के इलेक्ट्रिक ब्रश कैसे अलग हैं इनसे? आज वाले बहुत एडवांस हो गए हैं। पहली बात तो ये कि वो बहुत कम वोल्टेज पर चलते हैं, 12 वोल्ट या उससे भी कम, तो ज़्यादा सुरक्षित हैं। बैटरी रिचार्जेबल होती है, ज़्यादातर लिथियम आयन, जो बेहतर चलती है और हैंडल में ही सील होती है। और चार्जिंग? चार्जिंग भी ज़्यादातर इंडक्टिव होती है, मतलब ब्रश को बस उसके स्टैंड पर रख देना होता है, कोई तार या प्लग नहीं लगाना पड़ता। ये भी सेफ्टी के लिहाज से अच्छा है। हाँ, ये तो बहुत सुविधाजनक लगता है। मैंने सुना इलेक्ट्रिक ब्रश भी कई तरह के होते हैं, कोई सोनिक होता है, कोई अल्ट्रासोनिक, इनमें क्या फर्क है? हाँ, ये उनके काम करने की स्पीड और तरीके पर निर्भर करता है। मोटे तौर पर 3 कैटेगरी समझ सकते हैं। एक होते हैं सामान्य पावर ब्रश, ये मूल इलेक्ट्रिक ब्रश हैं जो घूमते या वाइब्रेट करते हैं पर बहुत तेज नहीं। ठीक है। फिर आते हैं सोनिक ब्रश, इनके ब्रिसल्स बहुत तेजी से कंपन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, इतनी तेज कि आवाज की रेंज में आ जाते हैं, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। इसलिए आपको हल्की घुनघुनाहट या भिनभिनाहट सुनाई दे सकती है। अच्छा, इसीलिए सोनिक कहते हैं इन्हें। हाँ, इनकी स्पीड आमतौर पर 24,000 से 48,000 मूवमेंट प्रति मिनट होती है। ये तेज स्वीपिंग मोशन से प्लाक हटाने का काम करते हैं। कई मशहूर ब्रांड जैसे फिलिप्स सॉलिकेयर इसी तकनीक पर आधारित है। और अल्ट्रासोनिक, वो इनसे भी तेज होते हैं? हाँ, अल्ट्रासोनिक ब्रश की कंपन गति आवाज की सीमा से भी ऊपर होती है, 20,000 हर्ट्ज। एफडीए से मंजूर ब्रश आमतौर पर 1.6 मेगाहर्ट्ज पर काम करते हैं। 1.6 मेगाहर्ट्ज? ये कितना हुआ मूवमेंट में? ये हुआ करीब 19 करोड़ 20 लाख मूवमेंट प्रति मिनट। बाप रे, इतना ज्यादा! तो ये कैसे काम करते हैं? इनका दावा है कि ये इतनी तेज लेकिन बहुत छोटे आयाम एम्पलीट्यूड वाले कंपन पैदा करते हैं जो प्लाक बनाने वाले बैक्टीरिया की जो चेन होती है उसको तोड़ देते हैं, यहाँ तक कि मसूड़े की लाइन से 5 मिलीमीटर नीचे तक असर करते हैं। अच्छा, तो ये बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हैं? हाँ, ये सीधे रगड़ने के बजाय कंपन तरंगों से काम करते हैं। कुछ अल्ट्रासोनिक ब्रश में साथ में थोड़ा सोनिक कंपन भी होता है ताकि आपको ब्रश करने का एहसास होता रहे। और इनके चलने का तरीका, मतलब घूमने वाला या सिर्फ वाइब्रेट करने वाला, इसमें भी फर्क होता है क्या? हाँ, एक्शन के आधार पर भी कई तरह के हैं। कुछ ब्रश का हेड साइड टू साइड, मतलब अगल बगल हिलता है। कुछ में काउंटर ऑसिलेशन होता है जहां ब्रिसल्स के गुच्छे अलग अलग दिशा में घूमते हैं। ठीक है। फिर एक बहुत पॉपुलर तकनीक है रोटेशन ऑसिलेशन, जिसे ओरल बी ने 90s के दशक में शुरू किया था। इसमें छोटा गोल ब्रश हेड एक दिशा में घूमता है, फिर उल्टी दिशा में घूमता है और साथ में थोड़ा आगे पीछे भी धड़कता है, पल्सेट। ये दांत के आकार के हिसाब से अच्छे से फिट होता है। हाँ, मैंने देखे हैं ये गोल हेड वाले। कुछ ब्रश सिर्फ एक ही दिशा में घूमते हैं, सर्कुलर, और कुछ आयोनिक तकनीक का दावा करते हैं जो कहती है कि वो दांत की सतह पर हल्का सा चार्ज बदलकर प्लाक को ढीला कर देती है। अरे वाह, इतनी सारी तकनीक है। तो अब बड़ा सवाल, क्या ये सब तामझाम वाकई मैनुअल ब्रश से बेहतर है? क्या रिसर्च यही कहती है? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है और सच कहूं तो इस पर मिलीजुली राय है। एक तरफ कुछ बड़ी स्टडीज हैं जो इलेक्ट्रिक ब्रश को बेहतर बताती हैं, जैसे 2014 की एक कॉकरेन रिव्यू हुई थी। ये बहुत भरोसेमंद मानी जाती है क्योंकि इसमें कई सारी स्टडीज को एक साथ देखा जाता है। अच्छा, उसने क्या पाया? उसने पाया कि इलेक्ट्रिक टूथब्रश, अगर हम उन्हें मैनुअल ब्रश से तुलना करें तो वो औसतन ज्यादा प्लाक हटाते हैं और मसूड़ों की सूजन यानी जिंजिवाइटिस को भी ज्यादा कम करते हैं। कितना ज्यादा, कुछ अंदाजा है? हाँ, आंकड़े भी थे। 1 से 3 महीने इस्तेमाल करने के बाद प्लाक में करीब 11% और मसूड़ों की सूजन में 6% ज्यादा कमी देखी गई इलेक्ट्रिक ब्रश से। और अगर 3 महीने से ज्यादा इस्तेमाल किया तो ये फर्क और बढ़ गया, प्लाक में 21% और सूजन में 11% तक। 21% और 11%, ये तो काफी बड़ा अंतर लग रहा है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि सबको इलेक्ट्रिक ब्रश ही इस्तेमाल करना चाहिए? यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। देखिए, उसी कॉकरेन रिव्यू ने एक और बात नोट की। उन्होंने पाया कि ये जो फायदा दिख रहा था वो मुख्य रूप से ऑसिलेटिंग रोटेटिंग यानी OR तकनीक वाले ब्रशों में ही लगातार और सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण पाया गया। यानी वो गोल घूमने वाले जो आपने बताए थे। हाँ, मोटे तौर पे वही। दूसरे टाइप के इलेक्ट्रिक ब्रश जैसे सोनिक वाले, उनमें भी फायदा दिखा, पर शायद उतना लगातार या उतना ज्यादा नहीं। कुछ और रिसर्च भी हुई हैं, जैसे अमेरिकन जर्नल ऑफ डेंटिस्ट्री में छपी एक मेटा एनालिसिस। वो भी OR तकनीक को प्लाक हटाने और मसूड़ों की सेहत सुधारने में मैनुअल और सोनिक ब्रश से बेहतर बताती है। तो मतलब OR वाले सबसे बेस्ट है? उन स्टडीज के हिसाब से तो ऐसा लगता है। एक स्टडी ने तो यहां तक कहा कि मसूड़ों की सूजन वाले मरीजों के ठीक होने की संभावना OR ब्रश इस्तेमाल करने पर मैनुअल ब्रश वालों से 7 गुना ज्यादा थी। 7 गुना? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, आंकड़ा बड़ा है, लेकिन एक दूसरा नजरिया भी है। वो क्या? एक और स्रोत ICPA हेल्थ का कहना है कि देखिए, अगर आप सही तरीके से ब्रश करते हैं तो रेगुलर यानी मैनुअल और इलेक्ट्रिक टूथब्रश में
दांतों की सफाई के लिहाज से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या जरूरी है उनके हिसाब से? उनके मुताबिक सबसे जरूरी चीज है कि आप दिन में 2 बार पूरे 2 मिनट तक और फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट से ब्रश करें। अगर आप ये सही ढंग से कर रहे हैं तो चाहे मैनुअल ब्रश हो या इलेक्ट्रिक, दोनों ही दांतों को अच्छी तरह साफ कर सकते हैं। तो ये तो थोड़ी उलझन वाली बात हो गई। एक तरफ स्टडीज कह रही हैं कि इलेक्ट्रिक बेहतर है, खासकर ओआर वाले। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि तरीका सही हो तो कोई भी चलेगा। अब आम आदमी क्या समझे? देखें, शायद सच इन दोनों के बीच में कहीं है। हो सकता है ओआर तकनीक वाले इलेक्ट्रिक ब्रश औसतन बेहतर नतीजे देते हों, खासकर प्लैक हटाने में, क्योंकि वो शायद तकनीक की कुछ कमियों को कॉम्पेंसेट कर देते हैं। जैसे कि लोग अक्सर मैनुअल ब्रश ठीक से इस्तेमाल नहीं करते या पूरे 2 मिनट नहीं करते। इलेक्ट्रिक ब्रश में टाइमर होता है, ओआर एक्शन शायद मुश्किल जगहों पर बेहतर पहुंचता हो, तो औसत नतीजों में वो आगे निकल जाते हैं। लेकिन अगर कोई मैनुअल ब्रश सही तरीके से करे तो वो भी बहुत अच्छे नतीजे पा सकता है। इलेक्ट्रिक ब्रश उन लोगों के लिए खासतौर पर ज्यादा मददगार हो सकते हैं जिन्हें हाथ से ब्रश करने में कोई दिक्कत है या जिन्हें अपनी आदत सुधारनी है। उनमें लगे टाइमर और प्रेशर सेंसर जैसी चीजें इसमें मदद करती हैं। समझ गया। तो मतलब ये पर्सनल चॉइस और जरूरत पर भी निर्भर करता है। बिल्कुल। अच्छा, तो ब्रश चुनते वक्त चाहे मैनुअल हो या इलेक्ट्रिक, सबसे जरूरी क्या देखना चाहिए? ब्रिस्टल्स कैसे हों? ये बहुत जरूरी सवाल है। ज्यादातर डेंटिस्ट और एक्सपर्ट्स सॉफ्ट यानी नरम ब्रिसल्स वाले टूथब्रश की सलाह देते हैं। सॉफ्ट? मुझे लगता था मीडियम या हार्ड ज्यादा साफ करते होंगे। ये आम गलतफहमी है। मीडियम या हार्ड ब्रिसल्स असल में आपके मसूड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन्हें छील सकते हैं और दांतों की जो सबसे ऊपरी परत होती है इनेमल, उसे भी घिस सकते हैं। ओह, तो मतलब नरम ब्रिसल ही सेफ है। हाँ, रोजाना इस्तेमाल के लिए नरम ब्रिसल सबसे अच्छे माने जाते हैं। वो दांतों और मसूड़ों पर जेंटल रहते हैं और फिर भी प्लाक हटाने में कारगर होते हैं। ICPA के अनुसार सॉफ्ट ब्रिसल का व्यास लगभग 0.007 इंच होता है। और क्या कोई और तरह के ब्रिसल भी होते हैं? हाँ, अल्ट्रा सॉफ्ट 0.006 इंच भी आते हैं, जो बहुत सेंसिटिव दांतों या मसूड़ों की सर्जरी के बाद इस्तेमाल के लिए होते हैं। और एक स्मार्ट कैटेगरी 0.008 इंच भी है, जो सॉफ्ट से थोड़े मजबूत होते हैं, उन लोगों के लिए जो थोड़ा ज्यादा फर्म फील चाहते हैं। पर ज्यादातर लोगों के लिए सॉफ्ट ही रेकमेंडेड है। और ब्रांड? क्या कोई भी ब्रांड चलेगा? बेहतर है कि किसी जानी मानी भरोसेमंद कंपनी का ब्रश खरीदें। देखेंगे क्या वो किसी डेंटल एसोसिएशन जैसे अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन ADA के दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। इससे क्वालिटी का भरोसा रहता है। ठीक है, तो सॉफ्ट ब्रिसल और अच्छा ब्रांड, ये ध्यान रखेंगे। अब बात आती है इस्तेमाल की। मान लीजिए ब्रश चुन लिया, सही तरीका क्या है ब्रश करने का? 2 सबसे जरूरी बातें हैं, समय और तकनीक। समय मतलब कितनी देर? दिन में 2 बार और हर बार कम से कम पूरे 2 मिनट तक। ये बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग इससे कम समय ही ब्रश करते हैं। हाँ, शायद मैं भी कम करती हूँ। 2 मिनट तो काफी ज्यादा लगते हैं, पर जरूरी हैं ताकि आप मुंह के हर कोने तक पहुंच सकें। आप चाहें तो टाइमर लगा सकते हैं या इलेक्ट्रिक ब्रश का टाइमर इस्तेमाल कर सकते हैं। और तकनीक क्या है? जोर से रगड़ना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जोर से रगड़ने से मसूड़े कट सकते हैं और इनामल घिस सकता है। हल्के हाथ से छोटे छोटे गोल या आगे पीछे के स्ट्रोक्स में ब्रश करना चाहिए। कहाँ पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? दांतों की सभी सतहों पर, बाहर वाली, अंदर वाली और चबाने वाली सतह। खास तौर पर मसूड़ों और दांतों के जोड़ पर गम लाइन ध्यान दें, क्योंकि प्लाक वहीं जमा होता है। और हाँ, फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल करना ना भूलें। फ्लोराइड जरूरी है? हाँ, फ्लोराइड दांतों को कैविटी से बचाने में मदद करता है। और फ्लॉसिंग का क्या? वो कब करनी चाहिए? ब्रश करने से पहले या बाद में? इस पर बड़ी बहस होती है। हाँ, होती है। देखिए, इसका कोई सख्त नियम नहीं है कि पहले करें या बाद में। कुछ डेंटिस्ट कहते हैं पहले फ्लॉस करें ताकि दांतों के बीच की जगह साफ हो जाए और फिर ब्रश करते वक्त फ्लोराइड वहां तक पहुंच सके। अच्छा। कुछ कहते हैं कि बाद में करें ताकि ब्रश से हटे हुए कण फ्लॉस से निकल जाएं। सबसे जरूरी बात यह है कि आप रोजाना ब्रश और फ्लॉस दोनों करें। क्रम उतना मायने नहीं रखता जितना कि दोनों काम करना मायने रखता है। ठीक है, मतलब करना जरूरी है चाहे जब करे। बिल्कुल। ब्रश को साफ और सही तरीके से रखना भी तो जरूरी होगा, वरना उसी में कीटाणु पनप सकते हैं। बहुत जरूरी है। हर बार इस्तेमाल के बाद ब्रश को चलते पानी में अच्छे से धोएं ताकि उसमें लगा टूथपेस्ट और खाने के जो भी कण फंसे हों वो निकल जाएं। और सुखाना कैसे है? क्या कवर लगाकर रखना चाहिए? नहीं, कवर लगाकर गीला ब्रश रखना ठीक नहीं है। उसे सीधा खड़ा करके रखें किसी होल्डर में ताकि हवा लगकर वो सूख जाए।
अगर बाथरूम में एक साथ कई लोगों के ब्रश रखे हैं तो कोशिश करें कि उनके हेड एक दूसरे को छुए नहीं। क्यों? ताकि एक के ब्रश के कीटाणु दूसरे तक ना फैलें। और बंद डिब्बे या दराज में गीला ब्रश रखने से बचें, क्योंकि बंद और नमी वाली जगह पर बैक्टीरिया और फंगस जल्दी पनपते हैं। ये तो बहुत जरूरी टिप्स हैं। और ब्रश बदलना कब चाहिए? अक्सर लोग एक ही ब्रश महीनों बल्कि सालों